नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 8 मई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये 8 मई है आज और कम दिन बचे हुए हैं आप लोगों के। जून से तो पीटी में लग जाएंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3-4 महीने आप लोग पीटी की तैयारी अच्छे से करेंगे। जून में मेंस का भी कर सकते हैं। आंसर राइटिंग एक आध तो करना ही चाहिए पर डे। उसके पश्चात जुलाई से संपूर्ण रूप से पीटी की तैयारी। ओके, देखिए कल तीसरे फेज़ का इलेक्शन था जिसमें पोलिंग जो है करीब में 64% के आसपास में हुआ है और 64% कई राज्यों में, जबकि बड़े बड़े राज्य जो हैं गुजरात, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में इलेक्शन था। बिहार में भी था, तब भी जो पोलिंग है वो उसका रेट कम है इस बार। उसके पीछे कई सारे लोग टेम्परेचर को भी मान रहे कि बहुत ज़्यादा तापमान है, हीट वेव है, जिसके कारण से पोलिंग कम होती है। खैर जो भी है, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाता है आपसे। हम लोग आज का आर्टिकल मुख्य रूप से डिस्कस करते हैं। जो क्या है, जो है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को, जो मैंने आपको समझाया था एक दिन कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला चल रहा है, उस पर डिटेल आर्टिकल है, उसको हम लोग समझेंगे, संवैधानिक पहलू को समझेंगे, आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, यानी कि संविधान के जो आर्टिकल है, अलग अलग अनुच्छेद, उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है आर्टिकल 39 को लेकर, आर्टिकल 31 को लेकर, और क्या इसमें वाद विवाद चल रहा है, क्या केस है, क्या इससे पहले भी ये चीज़ मुद्दा हवा में रहा है या नहीं रहा है। इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझते हैं। ओके, देखिए क्या है इशू कि निजी संपत्ति का पुनर्वितरण, यानी कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्या उसका पुनर्वित्त किया जा सकता है, पुनर्वितरण किया जा सकता है। यानी कि आपका घर है, गाड़ी है या ज़मीन है या कोई भी चीज़ है किसी कंपनी का है, क्या गवर्नमेंट उसको वापस लेकर उसका पुनर्वितरण कर सकती है। देखिए एक सिद्धांत है, समाजवादी या कई सारे लोग मार्क्सवादी सिद्धांत ही मानते हैं, जिसमें क्या है कि सभी संपत्ति जो है वो राज्य की संपत्ति है। सभी संपत्ति जो है ये राज्य की संपत्ति है। राज्य यानी कि स्टेट ये भारत सरकार, बिहार सरकार, ग्राम पंचायत, सभी स्टेट। आर्टिकल 12 वाला स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो सभी संपत्ति जो स्टेट की संपत्ति है, जितने भी देश में संपत्ति, उसको इकट्ठा किया जाए और इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सभी लोगों में समान रूप से बांट दिया जाए। क्या ऐसा हो सकता है? ये तो हो गया स्वप्नलोक। ये दूसरा क्या हो गया कि भाई कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए या किसी बड़े समुदाय के भलाई के लिए उस प्राइवेट प्रॉपर्टी का पब्लिक में किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, पुनर्वितरण किया जा सकता है। क्या, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा प्लॉट है, वो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के तहत में है, लेकिन समाज और समुदाय के भलाई के लिए क्या उसको प्राइवेट से छीनकर सरकार बांट सकती है क्या? ये चुनाव में भी मुद्दा चर्चा में आ गया था और संविधान के तहत भी ये चीज़ है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर केस चल रहा है। तो इस महीने का और अप्रैल और मार्च महीने का, मई महीने का, अगर मैं बोलूँ इस 2-3 महीने का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है। यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, पीटी हो, मेंस हो, कुछ नहीं तो आर्टिकल। देखते हैं क्या है मुद्दा कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा निजी स्वामित्व वाली संपत्तियों का अधिग्रहण वो पुनर्वितरण की संभाविताओं संबंधी याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया, क्या संविधान के अनुच्छेद 39B, जो कि राज्य के नीति निषेध तत्व का हिस्सा है, के तहत निजी संपत्ति को समुदाय के भौतिक संसाधन माना जा सकता है? किसी निजी संपत्ति को समुदाय का भौतिक संसाधन माना जा सकता है? यही प्रश्न है जिस पर सुनवाई चल रही है। पूरा मामला क्या है? यह मामला मुंबई में उपकारित संपत्तियों, वे संपत्तियां हैं जिनके लिए उनके मालिक द्वारा MHADA के अध्याय 8 के तहत उपकर अथवा कर का भुगतान किया जाता है। दरअसल में मुंबई जो हाउसिंग सोसाइटी डेवलपमेंट करके एक बॉडी है, जो महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 में वर्ष 1986 के संशोधन को चुनौती देने के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। और ये जो मामला चल रहा है मुंबई के जो हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे जुड़ा हुआ मामला है। उस मामले से भी ज़्यादा इस मामले से जो सवाल उठा है ना, वो मायने रखता है। MHADA को वर्ष 1976 पुरानी जीर्ण अवस्था वाली इमारतों, जो बीतते समय के साथ खतरनाक होती जा रही है, में रहने वाले गरीब किराएदारों की समस्या के समाधान के लिए अधिनियमित किया गया था। ओके, MHADA ने मरम्मत और पुनर्निर्माण परियोजना की देखरेख के लिए मुंबई बिल्डिंग मरम्मत और पुनर्निर्माण बोर्ड को भुगतान करने हेतु इमारतों में रहने पर एक उपकर आरोपित किया था। इस अधिनियम को वर्ष 1986 में अनुच्छेद 39B को अधिनियमित करके संशोधित किया गया था, जिसके अनुसार इसका उद्देश्य भूमि व इमारतों का अधिग्रहण संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करना था, ताकि उन्हें जरूरतमंद व्यक्तियों, इस प्रकार की भूमि अथवा इमारतों के मालिकों को हस्तांतरित किया जा सके। पहले मामला समझ लीजिए, उसके बाद संवैधानिक पक्ष पर हम लोग आएंगे।
यह अधिनियम 70% मालिकों द्वारा अनुरोध की स्थिति में राज्य सरकार को उपकारित भवनों जिस भूमि पर वे बने हैं का अधिग्रहण करने की अनुमति देने का प्रावधान करता है। अगर 70% मालिकों ने ये चीज़ बोल दिया तो उस भूमि को अधिग्रहित कर लिया जाता था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। यही वो इशू है जहां पर पेंच फंस रहा है। समता के अधिकार का उल्लंघन। मुंबई में संपत्ति मालिकों के संघ ने MHADA को बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए दावा किया कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत संपत्ति मालिकों के समता का अधिकार का उल्लंघन है, यानी कि समानता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन है। DPSP के तत्वों को छूट। न्यायालय ने निर्णय दिया कि DPSP के समर्थन में पारित कानूनों का इस आधार पर विरोध नहीं किया जा सकता कि संविधान के अनुच्छेद 31C द्वारा प्राप्त समता का अधिकार का उल्लंघन करते हैं, यानी कि DPSP का इस आधार पर विरोध नहीं किया जा सकता है कि वो समता का अधिकार का यानी समानता का अधिकार जो 14 है उसका उल्लंघन करते हैं। इस आधार पर DPSP को कमज़ोर साबित नहीं किया जा सकता है। किसने फैसला दिया? बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये चीज़ फैसला दिया था। ओके, अगला है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों की व्याख्या। दिसंबर 1992 में एसोसिएशन ने सर्वोच्च न्यायालय में इस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की। इस प्रकार शीर्ष न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दा यह है कि क्या निजी संपत्ति स्वामित्व वाले संसाधन जिनमें उपकारित इमारतें शामिल हैं अनुच्छेद 39B के तहत समुदाय के भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं अथवा नहीं। यही वो पूरा मामला है जिसके कारण से इस पे सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। निजी संपत्ति और उसके वितरण संबंधी विधिक दृष्टिकोण क्या है? देखिए, अगर आपको मामला नहीं भी याद रहे तो भी ये जरूर याद रखिएगा कि ये जो केस है वो संविधान के किस प्रावधान से संबंधित है। सबसे पहला पेच यहाँ पर फंस रहा है कि फंडामेंटल राइट्स बड़ा है या DPSP बड़ा है। क्या DPSP के कुछ प्रावधानों के लिए फंडामेंटल राइट को गौण किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है क्या? ये दो बड़े प्रश्न हैं और ये प्रश्न जो है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास व्याख्या करने के लिए क्यों गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है संविधान का अंतिम व्याख्याकार भी होता है। एक UPSC ने बड़ा ही शानदार सवाल पूछा था, कई जगहों पर वो सवाल जो है फंस जाता है। क्या पूछा था सवाल कि बताइए, और कई सारे लोगों ने उस सवाल को उस समय जब पूछा गया तो चैलेंज भी किया था UPSC को। UPSC क्वेश्चन के पश्चात से चैलेंज करने का भी मौका देती है, सभी आयोग देती है, तो UPSC ने भी दिया था। उसने पूछा था कि संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है, सवाल यही पूछा था। उसमें था सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद से था संसद, है ना, या फिर प्रधानमंत्री, ऐसे ही करके ऑप्शन था। उसका UPSC ने आंसर माना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। संविधान का संरक्षण कौन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो भी अपने जो ओथ लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, तो उसमें वो शपथ लेते हैं कि मैं संविधान का संरक्षण करूँगा। तो इसीलिए इस सवाल को चैलेंज किया गया था। लेकिन अंततः संविधान का संरक्षक कौन है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ही माना जाता है। संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ही माना जाता है। तो कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर क्लियरिटी ज़रूर रखिएगा। ओके, सबसे बेस्ट आंसर चुनने का है हमेशा एग्जाम में। कई बार ऐसा होगा कि आपको 1 से 2 आंसर सही लग रहे होंगे और वो होते भी हैं सही, लेकिन उसमें सबसे सटीक चुनना होता है आपको। ओके, संवैधानिक दृष्टिकोण क्या है? आर्टिकल 19(1)(f) और अनुच्छेद 31। यह अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार को मान्यता देता था, अभी नहीं देता है। हालांकि वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया और आर्टिकल 301 के तहत इसे संवैधानिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। संविधान में अभी भी अधिकार है, लेकिन वो मूल अधिकार का हिस्सा नहीं है। संविधान में मूल अधिकार के बाहर भी कुछ अधिकार हैं। जैसे एक और चीज़ मैं बताता हूँ, कई सारे लोगों को शौक लग सकता है, संविधान में DPSP भाग 4 के बाहर भी दिया हुआ है। भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में DPSP है, लेकिन आर्टिकल 36 से 51 के अलावा भी कई सारे जगहों पर DPSP की चर्चा की गई है। जैसे राजभाषा, इससे संबंधित DPSP जो है ये भाग 4 के बाहर है। तो संविधान में कुछ DPSP भाग 4 के बाहर भी रखे गए हैं, उसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। और लक्ष्मीकांत में ही दिया हुआ है, गुरु पढ़ लेना। अनुच्छेद 300A, इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी निजी संपत्ति से वंचित करने के लिए उचित प्रक्रिया एवं विधि के अधिकार का पालन करना होगा। बिना विधि के अधिकार का और उचित प्रक्रिया के आप किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से नहीं हटा सकते हैं। राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी निजी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है बिना उचित प्रक्रिया के और विधि के अधिकार का पालन का। अगर आप राज्य सरकार या भारत सरकार किसी से ज़मीन ले रही है तो उसको उचित मूल्य देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं
नहीं ले सकती है, उससे ज़मीन छीन नहीं सकती है, हाँ किसी बड़े उद्देश्य के लिए लेना चाहती है तो वहाँ पर भी उचित प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। नहीं तो ये आदमी कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और बोलेगा कि देखिए हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जीवन का अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हम जिस ज़मीन पर रहते थे वो हमसे छीना जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस पर रोक लगा सकती है। कई बार झोपड़ी का जो इलाका होता है, जिसको जे कॉलोनी बोलते हैं, झुग्गी झोपड़ी का इलाका, उसके बाहर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लटका हुआ होता है कि इसको नहीं हटा सकते आप। क्यों? क्योंकि पहले उनको दूसरा घर दो फिर हटाओ, है ना। अगला देखिए क्या है, 9वीं अनुसूची। इसमें विशिष्ट विधियों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं, जिसमें एक बार संपत्ति का मौलिक अधिकार भी शामिल है। इस अनुसूची में भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची की बात हो रही है गुरु, पहली बार इसको ऐड किया गया था, पहले संशोधन किया था। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और ये पूछा यूपीएससी ने, कब पूछा? 2019 ईस्वी में पूछा कि जब 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया तब प्रधानमंत्री कौन थे। यूपीएससी का सवाल है, ये आसान सा सवाल यूपीएससी का है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन जैसे कानून भी शामिल हैं। अनुच्छेद 39, इसमें राज्य के नीति निषेध तत्व संविधान के भाग 4 के तहत को सूचीबद्ध किया गया है, जो विधियों के अधिनियम के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, किंतु इन्हें न्यायालय किसी भी न्यायालय में सीधे लागू नहीं किया जा सकता है। डीपीएसपी है तो इसको सीधे न्यायालय द्वारा लागू तो नहीं किया जा सकता है, ये राज्य की मर्जी पर है। लेकिन मूल अधिकार होता तो संविधान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को शक्ति देती है कि वो उसको लागू करवा सकता था। ठीक है। डीपीएसपी को उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत के कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। सामाजिक आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय की चर्चा नहीं की गई है। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जहां पर आप गलती करेंगे स्टेटमेंट में। अनुच्छेद 39B के अनुसार समुदाय के भौतिक संसाधन, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि स्वामित्व और नियंत्रण को जनता के भलाई को ध्यान में रखते हुए वितरित करने की दिशा में नीति निर्धारित करना राज्य का कर्तव्य है। यहीं पर वो पेच फंस रहा है। आर्टिकल 39B में कहा गया है कि समुदाय के भौतिक संसाधन के स्वामित्व और नियंत्रण को जनता की भलाई में ध्यान में रखते हुए वितरित करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य का कर्तव्य ही तो है नीति निषेध तत्व। आपका कर्तव्य किस में है? आपका कर्तव्य तो मूल कर्तव्य का हिस्सा है। राज्य का कर्तव्य है डीपीएसपी। ठीक है। 39C यह सुनिश्चित करता है कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। अहितकारी संकेंद्रण का मतलब एक ही व्यक्ति के पास में सारा संपत्ति इकट्ठा ना हो जाए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है क्या आपने? टॉपिक को कितना ज़्यादा इंटर रिलेट कर सकते हैं आप। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है क्या? फ्रांस की क्रांति पढ़ी है क्या आपने? वहाँ पर क्रांति के कारणों को ज़रा पढ़िएगा और उसको आप रिलेट कीजिएगा किस प्रकार से उसमें हुआ था, क्यों ये प्रावधान इसमें रखा गया संविधान में। हमने इतिहास से सीखा कि जब जब संपत्ति का संकेंद्रण होता है, यानी कि किसी एक व्यक्ति के पास बहुत सारा संपत्ति आ जाएगा या किसी परिवार के पास में, किसी समूह के पास में, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो संपत्ति से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि संपत्ति तो सीमित है देश की। देश की संपदा अगर कहीं पर संकेंद्रित होने लग जाए तो वो सही नहीं होता है। किसी भी देश के कानून व्यवस्था के लिए, समाज के लिए, उसका ढांचे के लिए सही नहीं होता। इसलिए संविधान बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि देश में संपत्ति का संकेंद्रण ना हो, एक ही जगह पर इकट्ठा ना हो जाए। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मैंने चर्चा कर दी, उसको पढ़िएगा ज़रा। ये सब कुछ रिवॉल्यूशन पढ़ना चाहिए। कितनी बार मैंने आपको बताया है। देखिए अगला क्या है, आर्टिकल अनुच्छेद 31C क्या है। अब 39C तो था ही भला, 31C भी है। कुछ निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने वाले कानून अनुच्छेद 31C द्वारा संरक्षित हैं। डीपीएसपी को लागू करने वाले कुछ जो कानून हैं वो आर्टिकल 31C के द्वारा उनको संरक्षण प्राप्त है। छत्र छाया में इसके बैठा हुआ है डीपीएसपी, इसके छत्र छाया में बैठा हुआ। अनुच्छेद 31C के अनुसार इन विशेष निर्देशक सिद्धांतों को, कौन से निर्देशक सिद्धांत? अनुच्छेद 39B, 39C को समता का अधिकार अनुच्छेद 14 अथवा अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने, सभा करने का अधिकार, प्रयोग करने की चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि आर्टिकल 39B को और 39C को आर्टिकल 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ये किस में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 31C में लिखा हुआ है। 31C किससे संबंधित है? तो डीपीएसपी को मूल अधिकार से संरक्षित करने से संबंधित है। क्लियर हो गया?
केशवानंद भारती 1973 में न्यायालय ने अनुच्छेद 31C की वैधता को बरकरार रखा, किंतु इसे न्यायिक समीक्षा का अधीन बना दिया। तो केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? 31C वैलिड है, लेकिन हम इसका भी पुनरावलोकन कर सकते हैं। दरअसल में अब संविधान का सभी भाग इंक्लूडिंग 9th B अनुसूची, 9वीं अनुसूची भी संविधान में न्यायिक समीक्षा का अधीन ही है, न्यायिक समीक्षा के अधीन ही है। एक मामला मैं आपसे पूछता हूं, बताइएगा कि किहोतो होलोहान बनाम भारत संघ मामला किससे संबंधित है? जरा सर्च कीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 39B की व्याख्या। कर्नाटक राज्य बनाम श्री रंगनाथन रेड्डी 1977। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजी स्वामित्व वाले संसाधन समुदाय के भौतिक संसाधनों के दायरे के अंतर्गत में नहीं आते हैं। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने इस पर असहमति जताते हुए राय दी कि निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को भी समुदाय का भौतिक संसाधन माना जाना चाहिए। अनुच्छेद 39B के दायरे में निजी संसाधन के स्वामित्व को बाहर करना समाजवादी तरीके से पुनर्वितरण के इसके उद्देश्य को अस्पष्ट छिपाए रखने के समान माना गया था। फैसला तो दिया था कुछ और, लेकिन न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर थे, इनका जो था वो फैसला अलग था। इनका फैसला बहुमत में तो नहीं था, इनके फैसले को लेकिन रिकॉर्ड जरूर किया गया था। इन्होंने क्या बताया था कि निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को भी समुदाय का भौतिक संसाधन माना जाना चाहिए, ये इन्होंने फैसला दिया था। ओके, ये बहुमत में नहीं था, मतलब ये फैसला नहीं था कोर्ट का। कोर्ट का फैसला बहुमत में होता है, अगर 5 जज हैं तो 3 और 2 का फैसला होगा। तो इनका बहुमत में नहीं था, अल्पमत में था। लेकिन इस अल्पमत को भी रिकॉर्ड किया जाता है कि भाई क्या कोई सोच रहा है कोई जज। ओके, 39B के दायरे से निजी संसाधनों के स्वामित्व को बाहर करना समाजवादी तरीके से पुनर्वितरण के इसके उद्देश्य को छिपाए रखने का समान माना गया है। संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल मामला 1983 भी है इससे संबंधित। सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ति अय्यर की राय की पुष्टि की और कोयला खदानों तथा उनके संबंधित कोक ओवन संयंत्रों का राष्ट्रीयकरण करने वाले केंद्रीय कानून को बरकरार रखा था। यह निर्णय लिया गया कि निजी स्वामित्व वाले संसाधन को भी समुदाय का भौतिक संसाधन माना जाएगा और कोयला का जो प्लांट था, इनका कोयला का जो खान था, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण क्या हुआ? कोई संपत्ति राष्ट्र की है यानी कि पब्लिक की, सभी की है। कोई संपत्ति आपकी है तो यानी आपकी है, तो यानी कि निजी संपत्ति हो गया, लेकिन राष्ट्र की होगी तो किसकी हो गई? पब्लिक की हो गई, सभी की संपत्ति हो गई। रेल पर लिखा होता है ना, रेलवे आपकी संपत्ति है, क्यों? क्योंकि वो पब्लिक है, भारत सरकार का है। ओके, माफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला 1996। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 39B की व्याख्या के लिए 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ की सहायता ली। सर्वोच्च न्यायालय ने संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग मामले में जस्टिस अय्यर और पीठ द्वारा पेश की गई 39B की व्याख्या को आधार बनाया और उसके आधार पर सुनवाई भी किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्राकृतिक अथवा भौतिक संसाधन और चल अथवा अचल संपत्ति 39B में वर्णित भौतिक संसाधन के अंतर्गत शामिल होंगे। इन्हें भौतिक आवश्यकताओं पूर्ति के लिए सभी निजी व सार्वजनिक स्रोत शामिल होंगे, न कि केवल सार्वजनिक संपत्ति तक ही सीमित रहेंगे। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया था। अगला डीपीएसपी है, तो डीपीएसपी तो आपको पता है, डीपीएसपी आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए, लेकिन कुछ पॉइंट और मैं आपको पढ़ाता हूँ। कौन से पॉइंट? वो है कि इसके तर्क और विपक्ष में, इसके पक्ष में और विपक्ष में क्या तर्क दिया जा सकता है। पहला तो है सामाजिक न्याय का सिद्धांत हो सकता है, अप्रतिबंधित संपत्ति का अधिकार संपत्ति वितरण संबंधी असमानता को बढ़ा सकता है। दूसरा मामला ये भी हो सकता है, गरीबी उन्मूलन हो सकता है, सामाजिक मुद्दों का समाधान हो सकता है, सामाजिक एकजुटता भी हो सकता है। जब लोगों के पास में संपत्ति बराबर होगी, समानता होगा, तो सामाजिक एकजुटता भी होगा। लेकिन इसके विपक्ष में भी पॉइंट होगा। विपक्ष में पॉइंट क्या हो सकता है कि लोग हतोत्साहित होंगे, काम धाम करने से बोलेंगे कुछ भी कमा लो, संपत्ति तो बांट ही जाना है, तो फिर कमाओ ही क्यों। कंपनियां जो हैं वो उदासीन हो सकती है, निवेश कम हो सकता है, बाजार में निवेश कम हो सकता है, नए चीज़ों का सृजन कम हो सकता है, और ये जो फैक्टर हैं, देश से अमीर लोगों का पलायन हो सकता है, संपत्ति का पलायन हो सकता है देश से बाहर। ब्रेन ड्रेन की समस्या भी बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ भी कमा लो, संपत्ति बांट देगी भारत सरकार लेकर। ये अगर भावना क्रिएट हो जाती है तो क्या होगा? ये लॉन्ग टर्म में देश के लिए नुकसानदेह होगा। तो पक्ष विपक्ष संवैधानिक मुद्दे संबंधी सभी चीज़ों को डिटेल पढ़ाया है, यकीन मानिए। इससे ज़्यादा डिटेल में और मैं क्या पढ़ाऊँ आपको। पीटी मेन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब सवाल की गारंटी वाली टॉपिक है ये। ओके, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है बड़ा ही अद्भुत सा है और बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड सा टॉपिक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ भाई? क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है इसलिए बोलना पड़ रहा है। आपने पढ़ा है ना, जैसे साइक्लोन जब आप पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं कि भाई विषुवत के आसपास में साइक्लोन नहीं आ सकता है, 0 डिग्री के आसपास नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस बल का अभाव होता है। कोरियोलिस बल का अभाव होता है, ये आपने पढ़ा है कि कोरियोलिस बल जो है विषुवत के आस पड़ोस में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन कुछ भी हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है, तो वही कुछ भी हुआ है। देखिए क्या है, पहले तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, हिदाया चक्रवात इसका नाम है। क्या नाम है? हिदाया चक्रवात। कहाँ पर आया था हिदाया चक्रवात? हिंद महासागर में आया था। कहाँ पर? हिंद महासागर से प्रारंभ होकर तंजानिया व दार ए सलाम के समुद्र तट से टकराया। दार ए सलाम, तंजानिया, सोमालिया, ये सब जो इलाका है इन इलाकों से टकराया है। और ये विषुवत के बहुत ही करीब है, मतलब विषुवत के 5 डिग्री के अंदर का क्षेत्र है ये, और वहाँ पर ये चक्रवात आया है। जबकि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि विषुवत के 15 डिग्री ऊपर आता है और 15 डिग्री नीचे आता है। विषुवत के 10-15 डिग्री के बीच में चक्रवात नहीं आ सकते क्योंकि कोरियोलिस बल का अभाव होता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब तो ये भ्रम भी टूट गया। देखिए क्या है, चक्रवात हिदाया अरबी में मार्गदर्शन, हिदाया का तात्पर्य क्या होता है? मार्गदर्शन। तंजानिया के तांगा, मोरोगोरो, उंगुजा, पेम्बा द्वीपों जैसे क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा और तेज पवन का कारण बन सकता है। हिदाया चक्रवात कहाँ पर? तो हिंद महासागर में। जगह भी बता दिया, दिखा भी दूंगा भी। यह चक्रवात दक्षिण हिंद महासागर के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। इसका नाम हिंद महासागर फ्रांस के समुद्र पार भूभाग फ्रेंच गुयाना के लोगों द्वारा रखा गया। हालांकि केनिया को सामान्यतः चक्रवातों सुरक्षित माना जाता है, परंतु अब यह चक्रवात हिदाया से भी प्रभावित है और इससे निपटने की तैयारी कर रहा है। केनिया 4 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के अंतर्गत आता है और इसे चक्रवातों के लिए सुरक्षित माना जाता था। जलवायु परिवर्तन और तापमान और ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र का तापमान बढ़ने से क्या होगा? साइक्लोन की घटनाएं बढ़ सकती हैं। अब ये सोचने को नहीं आ रहा है कि भाई कोरियोलिस बल का यहाँ पर क्या करें, वो तो बहुत कमज़ोर होता है, फिर भी कैसे चक्रवात आ गया? मुझसे मत पूछिएगा, बड़े बड़े भूगोलवेत्ताओं को नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? क्योंकि सामान्यतः चक्रवात क्षीण कोरियोलिस बल के कारण भूमध्य रेखा के 5 डिग्री के भीतर नहीं बनते हैं। सामान्यतः, जनरली सामान्यतः नहीं बनते हैं, लेकिन यहाँ पर बना है। जो चक्रवात बनने के लिए आवश्यक है, आवश्यक शर्त हम लोग पढ़ते थे, कोरियोलिस बल नहीं हो सकता है तो चक्रवात बन ही नहीं पाएगा। लेकिन इस बार चक्रवात ने कोरियोलिस बल की सब कुछ रख दिया ऐसे की तैसी करके। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः भूमध्य रेखा के 5 डिग्री और 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण के बीच के क्षेत्र में विकसित होते हैं। चक्रवात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पीटी के रिगार्डिंग, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी अगर चर्चा में है तो पूछा जा सकता है। चक्रवात 2 तरीके के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, ये 2 होते हैं। ये जो होता है जैसे अमेरिका में आएगा, अमेरिका में देखा जाता है, और ये जो है ये भारत में देखा जाता है। भारत, अफ्रीका, इन सब इलाकों में उष्णकटिबंध वाले देशों में देखा जाता है। ये चक्रवात बहुत ही भारी स्तर पर विनाशकारी होते हैं, बहुत भारी स्तर विनाशकारी होते हैं। ये विनाशकारी नहीं होता है, ये विनाशकारी नहीं होता है। क्षोभ सीमा तक इनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, ऊंचाई कम होती है। ये सामान्य तौर पर शांत होता है, नुकसान कम पहुंचाता है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाते, बहुत तेज़ गति से आते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इतना तो कम से कम आपको पता चल गया। पहले एक और भ्रम था कि सामान्य तौर पर चक्रवात जो होते हैं वो पूर्वी तट से टकराते हैं। अब ये भी भ्रम टूट गया क्योंकि अरब सागर में बहुत भारी स्तर पर हमने चक्रवात देखे हैं, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता था। अब चक्रवात के जो अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं उसको आप पढ़ लेंगे। देखिए यही है वो, यहाँ पर 0 डिग्री का इलाका है। केनिया पता ही है आपको, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में है। तो यहाँ पर दरअसल में चक्रवात देखा गया है, जो कि नहीं आता है। दरअसल में ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा इलाका, इसी में चक्रवात देखा गया है, इसी में चक्रवात देखा गया। ओके, ये पूरा आपको क्लियर रहेगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा गंभीर मुद्दा है। दरअसल में है क्या, भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड डील है वो चर्चा में है काफ़ी ज़्यादा, आपको पता ही होगा। भारत सरकार ने साइन भी किया था और यूएई ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ हमने साइन किया। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा एक मुद्दा और इशू बन गया है। क्या वो इशू है? ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया है कि भारत में डॉक्यूमेंटेड, क्या बोला गया है, भारत में डॉक्यूमेंटेड प्रमाण मिला है कि भारत में चाइल्ड लेबर जो है वो अभी भी भारत में एग्जिस्ट करता है और बहुत ही भारी संख्या में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बच्चों से काम कराना, चाइल्ड लेबर जो है ये अभी भी भारत में बहुत ही बड़े स्तर पर एग्जिस्ट करता है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। इसके पश्चात से बोला गया है कि भारत सरकार के साथ जो ट्रेड डील किया जा रहा है उसमें इमीडिएट इस चीज़ पर फैसला लेना चाहिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड होगा उसमें चाइल्ड लेबर जैसी चीज़ें जो हैं वो इसमें उपयोग नहीं किया जाएगा। जो WTO का नॉर्म है चाइल्ड लेबर संबंधित, यानी कि उसका जो बनाया हुआ रूल रेगुलेशन है और ट्रेड से संबंधित, फ्री ट्रेड से संबंधित, उसमें चाइल्ड लेबर पर बहुत ही स्ट्रिक्टली रूप से बताया गया कि चाइल्ड लेबर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए।
चाइल्ड लेबर जिन क्षेत्रों में है उन क्षेत्रों में आप ट्रेड डील वगैरह साइन नहीं कर सकते, आपको इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। भारत में चाइल्ड लेबर किस हद तक है, तो 2011 के जो सेंसस का रिकॉर्ड है हमारे पास, उसके हिसाब से भारत में 1 करोड़ से भी ज़्यादा चाइल्ड लेबर एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में करीब में 1 करोड़ से भी 1.01 करोड़ से भी ज़्यादा चाइल्ड लेबर एग्जिस्ट करते 2011 के सेंसस के हिसाब से। कोई एक बहुत ही ज़रूरी सवाल किसी से पूछता नहीं है, सरकार से नहीं पूछता, वो है ये कि 2021 का सेंसस अभी तक क्यों नहीं हुआ है। 2024 चल रहा है, ये सेंसस के बिना आपके पास में आंकड़े कैसे आएंगे। 2011 और 2021 में कितना फ़र्क आ गया है, तकनीकी रूप से लेकर सामाजिक पहलू तक, हर चीज़ में, जनसंख्या से लेकर शहरीकरण में। क्या वो डेटा नहीं होना चाहिए हमारे पास? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन नहीं है। 10 साल पहले की हालत जो बताया गया है उसमें यह है कि 1.01 करोड़ भारत सरकार ने ये डॉक्यूमेंटेड किया था कि उनके यहाँ पर चाइल्ड लेबर है, 10 साल पहले की बात है। और इसमें इन्होंने बताया था कि बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एमपी जो है, यहाँ पर चाइल्ड लेबर, महाराष्ट्र, इन सब इलाकों में चाइल्ड लेबर सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता था। हालांकि ये भी बताया गया था कि 2011 की रिपोर्ट में कि 2001 से 2011 के बीच में चाइल्ड लेबर में कमी भी देखी गई है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। सामान्य तौर से माइग्रेशन के कारण से, पलायन के कारण से ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि बड़े पुरुष जो हैं वो शहर चले जाते हैं कमाने के लिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे बच्चे जो होते हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, उनसे काम लिया जाता है। इसीलिए ऐसा एक्सपर्ट ने माना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में डेटा का भाव भले ही हो गया हो, लेकिन चूंकि पलायन बढ़ा है इस 10 सालों में, तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में चाइल्ड लेबर जैसी चीज़ें बढ़ी हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने ये बोला है, वहाँ के पार्लियामेंट कमेटी ने बोला है कि जल्द से जल्द भारत के साथ जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें इस चीज़ को इंक्लूड किया जाना चाहिए। और जो लेबर हैं, लेबर कोड जो है, लेबर एथिक्स जो है, वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही होना चाहिए, जिससे ट्रेड में और अनएथिकल चीज़ें जो हैं, चाइल्ड लेबर जैसी चीज़ें जो होती हैं अनएथिकल होती हैं, सही नहीं होता है बच्चों से काम करवाना, तो वो सब चीज़ें शामिल ना हों। ओके, इसके साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट की कमेटी है उसने बोला कि ऑस्ट्रेलिया RCEP का भाग है। RCEP पता ही होगा आपको, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसका भाग भारत नहीं है, भारत इसका भाग नहीं है। भारत 2019 में इस ट्रेड डील में वार्तालाप में शामिल था, लेकिन चूंकि इसमें चीन शामिल हुआ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हुए और दरअसल में उनका डंपिंग ग्राउंड हम बन जाते, इसलिए हम इसमें शामिल नहीं हुए, अंततः हम इससे बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलिया की जो कमेटी है, इस RCEP के मेंबर्स जो हैं, जितने भी मेंबर हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसमें बताया गया कि RCEP के जो मेंबर हैं उसमें से 15 कंट्री जो हैं वो सबसे ख़राब वर्कर्स राइट के लिए जाने जाते हैं, वर्कर्स के अधिकार के लिए जाने जाते हैं। उनके साथ में ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेड डील में शामिल हो रखा है, RCEP में ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट कमेटी ने क्या बोला। अपने यहाँ पर चाइल्ड लेबर है और चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं। क्या संविधान में बेगार से जुड़ा हुआ कुछ मूल अधिकार में दिया हुआ है, क्या है कुछ आर्टिकल है मूल अधिकार में बेगार वगैरह से जुड़ा हुआ? क्या देखा है आपने, क्या पढ़ा है तो बताइएगा मुझे कौन से हैं। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक है कि केरल में वेस्ट नाइल फीवर के कारण से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसके पश्चात से केरला जो है वो अलर्ट पर है। वेस्ट नाइल फीवर क्या होता है इसको ज़रा समझते हैं। और ये रह रहे कि ये सब बीमारियाँ जो हैं वो केरला में देखी जाती हैं। भौगोलिक कंडीशन वहाँ का ऐसा है जिसमें बीमारियाँ आसानी से पनप सकती है, तो वो तो वहाँ के लोग पढ़े लिखे और हाइजीन है, इसलिए वहाँ बचाव भी हो जाता है। लेकिन वहाँ का भौगोलिक कंडीशन, वेदर जो होता है बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला होता है, उससे बीमारियाँ बहुत तेज़ी से पनपती हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या है ये वेस्ट नाइल फीवर, क्या इसका कंडीशन होता है, क्या इसका वैक्सीन वगैरह अवेलेबल है या नहीं है। वेस्ट नील वायरस बोला जाता है, WNV एक मच्छर जनित बीमारी है। सबसे पहली चीज़ तो इसी को ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह बीमारी मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी खोज पहली बार 1927 में युगांडा के पश्चिमी नील उप क्षेत्रों में की गई थी। WNV का पहला प्रकोप 1990 के दशक में मध्य अल्जीरिया और रोमानिया में हुआ था। यह वायरस संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1999 में सामने आया। उस बार से न्यूयॉर्क में 68 मनुष्य और बहुत सारे जानवर भी ग्रसित हो गए थे। कम से कम 48 राज्यों में एनवी ने प्रभावित लोगों के 40,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस समय की बात की गई थी, रिपोर्ट दर्ज किया गया था। अमेरिका मच्छरों से मनुष्यों में फैलने वाला सबसे आम बीमारी है ये। WNV के लक्षण, WMS संक्रमण 80% लोगों को WNV का या तो कोई लक्षण नहीं दिखता है या हल्का बुखार हो सकता है, उसके पश्चात से वही तेज़ बुखार, थकान, ये सब चीज़ें होती हैं और चकते पड़ते हैं, ये सबसे सामान्य लक्षण होता है इसका। और इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स वगैरह में भी सूजन आ सकती है। वायरस किसी भी उम्र के व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकता है। हालांकि
कि 50 वर्ष अधिक उम्र के लोग, कुछ प्रत्यारोपण के रोगी, WNP संक्रमित होने पर गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर अधिक खतरा होता है। वेस्ट नील वायरस मनुष्यों में एक घातक न्यूरोलॉजिकल बीमारी का कारण भी बन सकता है। इसका वैक्सीन अभी भी उपलब्ध नहीं है, तो इसका वैक्सीन अभी भी उपलब्ध नहीं है। और केरल में अभी इसी वायरस के कारण से, वेस्ट नाइल जो वायरस होता है, जो इस फीवर का कारण बनता है, मच्छर उसका वाहक होता है, इसी कारण से अभी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। कई सारे व्यक्ति इन्फेक्टेड हुए हैं और इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका कि भाई यूएन के एटॉमिक चीफ जो हैं IAEA, देखिए इसको मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। इस बॉडी के बारे में पढ़ना है मुख्य रूप से हम लोगों को। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में समझेंगे। इन्होंने ईरान को बोला है कि आप सही से स्टेप उठाइए, किस चीज़ को लेकर कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। और एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बनाने की हमेशा ईरान कोशिश करता है, तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे जत्न किए जाते हैं। क्यों किया जाता है? क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट में फिर एटॉमिक वॉर छिड़ने की भी संभावना हो जाएगी। इसलिए जो यूएन एटॉमिक बॉडी के चीफ हैं, उन्होंने ईरान का विजिट किया और वहाँ पर ईरानी सरकार से बातचीत की कि भैया आप हमारे साथ सहयोग कीजिए और इस दिशा में न बढ़ें, थोड़ा पारदर्शी रखिए कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं इन चीज़ों को लेकर। तो हम लोग इस बॉडी को पढ़ते हैं, चूँकि ये ईरान के साथ में चलता ही रहता है इनका, इसलिए हम लोग इस बॉडी को पढ़ लेते हैं ताकि यहाँ से अगर सवाल पूछा जाता है तो आप आसानी से कर सकें। ओके, देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। इसे संयुक्त राष्ट्र के अंदर व्यापक रूप से दुनिया में शांति और विकास हेतु संगठन के रूप में जाना जाता है। IAEA परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसका स्थापना 1957 परमाणु प्रौद्योगिकी के विविध उपयोग से उत्पन्न आशंकाओं और खोज की प्रतिक्रिया में की गई थी 1957 ईस्वी में। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया जो सिटी का रहने वाले शहरों का रैंकिंग जारी होता है उसमें पहले रैंक पर रहती है ये शहर वियना। बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। यह एजेंसी अपने सदस्य राज्यों और कई भागीदारों के साथ परमाणु प्रौद्योगिकी के सुरक्षित, निश्चिंत व शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। 2005 में एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण में इसके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। IAEA को नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा को वार्षिक रूप से रिपोर्ट करता है। किसको करता है? UNGA को, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को करता है। जब भी आवश्यक हो IAEA सदस्यों की सुरक्षा व सुरक्षा दायित्वों के अनुपालन के मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भी रिपोर्ट करता है। ये कौन? तो IAEA। ओके, अब अगला बिहार स्पेशल है, उसके पश्चात हम लोग एंड करेंगे। जकार्ता फ्यूचर्स फोरम में बिहार के पर्यावरण सचिव का संबोधन हुआ है, वहाँ पर उन्होंने संबोधित किया। बिहार सरकार कुछ जो उच्च पहले हैं पर्यावरण से जुड़ी हुई, उसके बारे में उन्होंने बताया पूरी दुनिया को कि देखिए हम ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। कौन? तो बिहार के पर्यावरण सचिव। हाल ही में बिहार सरकार के पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत को बढ़ावा देने के लिए भारत व बिहार दोनों में की गई पहलों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने तो इंडोनेशिया में जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया। किसने किया? तो बिहार के पर्यावरण सचिव महोदय ने। न्याय संगत व समावेशी ऊर्जा परिवर्तन की सुविधाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शीर्षक वाली पैनल चर्चा में बहुक्षेत्रीय तकनीक व आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे तथा इंडोनेशिया के ऊर्जा व खनिज संसाधन मंत्रालय के तहत नवीकरणीय ऊर्जा व ऊर्जा संरक्षण महानिदेशक प्रोफेसर एनिया लिस्टियानी डेवी शामिल थे। और बिम्स्टेक के भी सचिव शामिल थे और ये भी शामिल थे। कहाँ पर? तो और थीम क्या था इसका? तो न्याय संगत और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये इसका बैठक का थीम था। जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। अपने संबोधन में सचिव ने नवंबर 2021 तक भारत द्वारा अपनी विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए गैर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर 40% का लक्ष्य हासिल करना, जलवायु सहनीय और निम्न कार्बन विकास पथ के विकास अग्रणी बिहार राज्य जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर भी ध्यान जोर दिया है केस में। तो इस फोरम में उन्होंने बताया कि भाई साहब देखो, हम जीवाश्म ईंधन को भी कम कर रहे हैं, भारत सरकार भी कर रही है और हम भी कम कर रहे हैं, बिहार भी कम कर रहा है। विद्युत उत्पादन के लिए भारत के निर्धारित समय से कई वर्ष पूर्व मूल रूप से 2023 तक लक्षित ही गैर जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता 40% तक कम करने की क्षमता हासिल करके संयुक्त राष्ट्र की पार्टियों का सम्मेलन COP21 पेरिस शिखर सम्मेलन में की गई अपनी प्रतिबद्धता को पार कर लिया है। कि हमने बोला था कि हम निर्भरता जो है हमारी जीवाश्म ईंधन पर उसको 40% तक हम कम कर देंगे। 2023 तक का हमने लक्ष्य रखा था, लेकिन 2021 तक ही हमने हासिल करके दिखाया है। देश नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता बड़ी जल विद्युत उत्पादन संयंत्र में विश्व में चौथे स्थान पर है। पवन ऊर्जा क्षमता में भी चौथे स्थान पर है। सौर ऊर्जा में 5वें स्थान पर है। ये याद रखिएगा, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। RENE 21 नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक स्थिति 2023 रिपोर्ट के अनुसार है।
मंच के दौरान स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में भारत के सक्रिय कदमों पर भी जोर दिया गया। 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 50% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता। हमने क्या बोला है कि भाई गैर जीवाश्म जो स्रोत होंगे उससे 2030 तक हम 50% एनर्जी का उत्पादन करेंगे। 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता और 2070 तक हमने जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा हुआ है। बिहार ने राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू भी किया है। जल जीवन हरियाली मिशन जैसे प्रमुख कार्यक्रम राज्य में लागू किए जाए, जिनका उद्देश्य जल निकायों को पुनर्जीवित करना, जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना। जल जीवन हरियाली जकार्ता तक पहुंच गया है। तो अब इससे अगर सवाल पूछता है तो क्या जायज़ है कि नाजायज़ है, बताइए मुझे। मेंस में भी पूछा जा सकता है, पीटी में भी पूछा जा सकता है। इस दो जल जीवन हरियाली मिशन और उसके अलावा 2 7 निश्चय, इसको अच्छे से कवर कर लीजिए डिटेल में। एक एक मुद्दा पढ़ जाइए, इसका एक एक चीज़ को रिलेट कर पढ़ लीजिए। आपका पीटी में और मेंस में एक सवाल की गारंटी हो जाती, नहीं तो इसको रेफरेंस के तौर पर उपयोग कर लेंगे, है ना। कोई छोटी मोटी पहल है क्या? इतने बड़े स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक को। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी BREDA एक अद्यतन नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2024 विकसित कर रही है। बिहार सरकार नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2024 को विकसित कर रही है, अभी किया नहीं है। जब हो जाएगा तो उसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। बिहार देश का पहला राज्य जिसने राज्य के लिए जलवायु सहनीय व निम्न कार्य विकास पथ विकसित किया है, हमने किया है। राज्य जलवायु परिवर्तन और बिहार राज्य कार्य योजना को अंतिम रूप देने का आगार पर है। ये नीतियाँ राज्य में ऊर्जा परिवर्तन का भी समर्थन करती हैं। सचिव ने देशों का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ढांचे को सुदृढ़ करने, विकासशील देशों के लिए समर्थन बढ़ाने, इन सब चीज़ों पर बात की कि भाई हम विकासशील देशों को भी समर्थन देंगे। जकार्ता फ्यूचर फोरम ब्लू होराइजन ग्रीन ग्रोथ 2024 जकार्ता में भारतीय दूतावास ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एवं इंडोनेशिया के विदेश नीति समुदाय के साथ साझेदारी में 2/3/2024 को जकार्ता फ्यूचर्स फोरम की मेजबानी की है। JFF एक सार्थक और समावेशी भविष्य के निर्माण के लिए दोनों देशों की दीर्घकालिक दृष्टि और प्रतिबद्धता की प्राप्ति के लिए एक मंच है जो काम करती है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में संबंधों को और भी अच्छा गहरा किया जा सके। और भारत और इंडोनेशिया का संबंध हमेशा से अच्छा रहा है और अच्छा आगे भी रहेगा। भारत ने इंडोनेशिया के साथ में डिफेंस डील को भी साइन किया है। काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं आज, इसको ध्यान रखिएगा और डेली पढ़िए, जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए पूरा सिलेबस। रिवीजन में लगना है और फिर जून से थोड़ा बहुत टेस्ट प्रैक्टिस और MCQ वगैरह भी हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।